तो आपके जैसे सोच प्रत्येक व्यक्ति को हो जाएगी तो गाय माता को फिर से उस मंदिर में बिठाएंगे। ऐसे गुजरात के चित्र में पड़ी है या ऐसे लोगों के संपर्क में है जो उनको ब्लैकमेल कर रही है या इस किसी ऐसे एक प्रकार का कोई कार्य कर रही है। जैसे आप जिस कैंडिडेट को वोट देते हो तो वो एक सेवा के लिए ही देते हो। संगीत की आप बात कर रहे हो, वो सनवाड़ा आर में है, जहाँ पे सनवाड़ा आर के समस्त ग्रामवासी एवं वहाँ के गोरखा तक उन्होंने कार्य करके ये जो है खाली करवाने का ये कब्जा। तो मैंने सिर्फ कुछ मेरा रोल किया था उसमें, कलेक्टर साहब को और एटीएम साहब को ज्ञापन देने में सहायता करी थी एवं कुछ अंदरूनी बातें जो होनी चाहिए थी जिससे जल्दी ये काम हो। जय श्री राम। आज हमारे साथ यूनिट फाउंडेशन के फाउंडर साथ में हमारे हैं, जो कि स्थानीय गौ सेवा और समाज सेवी का कार्य करते हैं। तो आज का पॉडकास्ट उन्हीं के साथ स्टार्ट करते हैं। आप सामाजिक तरीके से कार्य करते हैं या राजनीतिक तरीके से? ठीक है साहब, सामाजिक और राजनीतिक दोनों तरीके एक सेवा के रूप में देखें तो एक ही है। कोई राजनीतिक तरीके से भी सेवा करता है, जैसे आप जिस कैंडिडेट को वोट देते हो तो वो एक सेवा के लिए ही देते हो, सही है। और समाज सेवा है वो भी एक सेवा के रूप में ही है। तो दोनों मेरे हिसाब से तो एक ही है साहब। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ये काम करना चाहिए। समाज सेवा का जो रूप है वो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। और जो राजनीतिक तरीके से जुड़े हुए लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी सेवा दे रहे हैं। तो इसमें सामाजिक और राजनीतिक तरीका तो मैं नहीं कह सकता कुछ। आपकी एक बड़ी उपलब्धि है कि आपने 400 से 500 बीघा जमीन खाली करवाई थी। वो एक चर्चा बड़ी जोरों शोरों में चलती है। कहना ये गलत हो सकता है कि वो मेरे द्वारा हुई थी। मेरे काफी सारे मित्रगण हैं और ये जो 400-500 बीघा जमीन की आप बात कर रहे हो वो सनवाड़ा आर में है, जहाँ पे सनवाड़ा आर के समस्त ग्रामवासी एवं वहां के गोरक्षा दल इन्होंने कार्य करके ये जो है खाली करवाने का, ये कब्जा हटवाने का कार्य किया था। उनके गोरक्षा दल से जो सदस्य हैं और वहां के जो अध्यक्ष हैं, गजेंद्र सिंह जी है, शेर सिंह जी है, गोविंद सिंह जी है, मेरे अच्छे मित्र हैं। तो उन्होंने एक कलेक्टर को ज्ञापन के रूप में मुझे समझाया था कि साहब कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देना है और उनको एक विनती करनी है कि साहब ये जल्दी से जल्दी कार्य हो। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरा रोल ये था उसमें कि मैंने कलेक्टर साहब को और एडीएम साहब को ज्ञापन देने में सहायता करी थी एवं कुछ अंदरूनी बातें जो होनी चाहिए थी जिससे जल्दी ये काम हो, तो वो सब किया था। बाकी ये कहना आपका कि मैंने करवाई थी तो सब वो गलत है। मेरे साथ में जितने भी साथी थे उन सबका सहयोग रहा और तब जाके ये जो है कब्जा हटा। उसमें प्रशासन भी साथ में था एवं लोकल नागरिक भी साथ में थे। सनवाड़ा आर के समस्त ग्रामवासी, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और सरपंच जो है वो भी साथ में थे जी। जैसे कि आपको ये बात सुनकर अच्छा लगा कि आपने एक बात बोली कि सारे लोग साथ में थे जी। ये बात बड़ी अच्छी लगती है सुनने में, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं समाज में जो कि बड़ा चढ़ाकर अपने बारे में बोलते हैं, वो आपने इग्नोर करा, तो इसके लिए बढ़िया है। और इसके आपने जब वो खाली करवाने गए थे जी, आपको कोई परेशानी देखने को मिली थी? देखिए साहब, किसी भी कार्य में आप जाओगे बाधा वहां पे उत्पन्न होगी, भले वो किसी भी तरह का कार्य हो, बाधा तो आपके सामने आएगी। लेकिन मेरे साथ में तमाम मेरे भाई थे, मेरे साथीगण थे और मेरी पूरी टीम थी। तो कहीं भी अगर समस्याएं उत्पन्न हुई है तो मेरे पूरी टीम ने और मेरे पूरे जितने भी मेरे साथी हैं उन्होंने मिलके उनका सामना किया है जी। अच्छा, तो आपके इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट है जो कि हमने भी देखी है, जिसके अंदर आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे से मिलने गए थे। तो आप उनके मिलने गए थे, तो उसके पीछे क्या उद्देश्य था आपका, उनसे क्यों मिले? जी साहब, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके ये मेरे जो साथी है, मेरे इंस्टाग्राम से जो भी फैमिली है, परिवार है, उनको ये बताया था कि महाराष्ट्र सरकार में एकनाथ शिंदे जी ने एक फैसला लिया था, गाय माता को राज्य माता का दर्जा दिया था महाराष्ट्र में। तो उस समय मैं उनका धन्यवाद अर्पण करने या उनको साधुवाद देने या फिर आप कह सकते हो कि शिष्टाचार भेंट करने के लिए मैं वहां पे जा रहा था। मेरी उनसे बात भी हुई थी, लेकिन किसी कारणवश मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया और शिंदे जी का जो कार्यक्रम था वो स्थगित हो गया था। इसके कारण जो है मैं उनसे मिल नहीं पाया, लेकिन आने वाले कुछ महीनों के बाद उनके साथ वापस मेरी शिष्टाचार है और उस समय मैं जाऊंगा उनसे मिलने। और सिर्फ मिलने का उद्देश्य यही है कि आपने जो पूरे भारतवर्ष में जो आपका राज्य है वहां पे गाय माता को राज्य माता का दर्जा दिया है, सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है, बाकी और कुछ नहीं जी।
अभी आप थोड़े दिन समय पहले एक आंदोलन से जुड़े थे, जो कि बड़े जोर शोरों में चल रहा था। उसके बारे में आप विस्तार से बताइए। जी, आंदोलन मैंने कई किए हैं। कुछ समय पहले एक आंदोलन हुआ था रामसिंह के अंदर, जहाँ पुलिस थाने में घेराव बनाया गया था। वहाँ शायद कोई हत्याकांड के बारे में कुछ था। जी, तो आप उस चीज को पूरा विस्तार से बताइए। मांडोली गांव है राम सिंह के पास। वहां पे गणपत सिंह जी थे। उनकी एक निर्मम तरीके से हत्या हुई थी। तो उसमें 36 कौम के साथ वहां पे एक विशाल धरना प्रदर्शन था, जिसमें गणपत सिंह जी को न्याय दिलाने की बात रखी थी हम लोगों ने। और वहां पे 36 कौम आया था। तो मेरे भाई है वहां पे, अच्छे साथीगण हैं मेरे। तो उन्होंने मुझे कहा था कि साहब आपको भी आना है। और अगर वो नहीं कहते फिर भी मैं वहां पे जाता। तो वहां एक हत्याकांड थी, इसके कारण जो है ये आंदोलन किया गया था। और पुलिस प्रशासन का घेराव किया गया था वहां पे, और 36 कौम के लोग वहां पे साथ थे। वहां पे राजनीतिक दल भी थे, और सामाजिक तरीके से जुड़े लोग व्यक्ति है वो भी है, एनजीओ वाले भी थे। और प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी भागीदारी वहां देना चाहता था, वो सारे ही व्यक्ति वहां पे थे। अकेला मैं नहीं था साहब। जी। अभी कौन-कौन सी जगह पे गो सेवा का कार्य चल रहा है? देखिए साहब, आपने जैसे मुझे शुरुआत में एक प्रश्न पूछा था कि सामाजिक और राजनीतिक। तो समाज सेवा तो प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। तो समाज सेवा का तो साहब ये मैं बोल रहा हूँ। और किस प्रकार से करते हैं तो साहब, वो किसी भी प्रकार से हो सकती है सेवा। समाज सेवा किसी भी प्रकार से हो सकती है। जैसे सुबह मैं अगर घर से निकल रहा हूँ, तो कोई असहाय है तो उसको खाना खिला दिया, वो भी सेवा है। ठीक है। लेकिन जो आपको मोटा माटी मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रकार के जो फेस्टिवल्स आते हैं, किसी भी प्रकार के जो उत्सव आते हैं, उसमें मैं और मेरी टीम गरीब लोगों के बीच जाते हैं। उनको जो है खाना वितरित करते हैं, उनको मिठाइयों से मुंह मीठा करवाते हैं, उनको सर्दियों में कपड़े वितरित करते हैं, गायों के लिए जो है चारों का बंदोबस्त करते हैं। और फिर कहीं पे कोई असहाय है, गाय दिख जाए, कोई घायल अवस्था में गाय दिख जाए, तो उनको एक रेफर करने का काम करते हैं इस तरीके। और लक्ष्य की बात रही, आप जो लक्ष्य की बात कर रहे हो, तो जब तक जीवन है तब तक समाज सेवा का ही लक्ष्य तो है सब। जी। तो आप एक गो सेवक है और समाज सेवी के रूप में कार्य करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन भलाई के दौर में हम किसी का भलाई कर रहे हैं, उसमें भी एक निश्चित धनराशि अपने पास होनी चाहिए कि जिसको अपन खर्च करके उनका भला कर सकते हैं। तो इतना पैसा आपके पास कैसे आता है? आपका बैकग्राउंड क्या है जो आप समाज सेवी करते हो? सब समाज सेवा के लिए तो बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप अगर मेरी सहायता कर रहे हो विदाउट धनराशि, धनराशि आपके पास में नहीं है, आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, फिर भी आप समाज सेवा कर रहे हो, तो उसमें तो धनराशि की कोई आवश्यकता है नहीं। लेकिन आपने एक जो बात बताई है कि धनराशि की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल सही बात है साहब। जैसे किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम है, उसमें पैसा भी लगता है। गरीबों को खाना खिलाना है साहब, या फिर आप कह लो कंबल वितरित करने हैं, स्वेटर बांटना है, फिर गरीबों को मिठाई देनी है, या किसी भी प्रकार का उसमें पैसों की आवश्यकता होती है साहब। आपने एकदम करेक्ट बात बताई है। तो उसमें साहब ऐसा है कि मेरे कुछ निजी कार्य हैं, जिसे मैंने आज तक किसी को बताया नहीं है। मतलब ऑन कैमरा मैंने किसी को नहीं बताया। मेरे कुछ छोटे मोटे व्यवसाय है, तो उनके माध्यम से जो भी मेरी इनकम ऑफ सोर्स जनरेट होती है, उसका 25% मैं जो है समाज सेवा के रूप में लगाता हूँ। फिर मेरे भाई है, मजबूत है, तो वो भी कुछ ना कुछ, जैसे कि साहब अतुल कहाँ हो, मैंने कहा साहब यहाँ पर हूँ। तो के 1000 रुपए का वहां पे चारा दे दें, ऐसा कर दे, वो कर दे। तो सब भाई मेरे मजबूत है, और परिवार मेरा मजबूत है, तो परिवार से भी जो सहायता आती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं। और मेरे जो सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे मैंने आपको बताया कि निजी कार्य मेरे जो ऐसे जो मैं ऑन कैमरा किसी को बताता नहीं, तो उनसे जो है जो इनकम जनरेट होती है, उससे मैं 25% जो है सेवा भाव में लगाता हूँ। जी। और ऑफ द कैमरा बता रहे थे कि आप एक फाउंडेशन के फाउंडर है। हाँ जी। तो फाउंडेशन के बारे में बताइए, फाउंडेशन का क्या नाम है वगैरह। मेरी एक फाउंडेशन है जिसका नाम है DNSS, देवनागरी सेवा संस्थान। और इसके मार्फत में ही मैं कार्य करता हूँ। जी। इसके मार्फत में ही मैं कार्य करता हूँ। और जो भी कंबल वितरित है, या फिर गरीबों को मिठाई है, या फिर गरीबों को किसी ऐसी प्रकार की सहायता है, या फिर किसी निचले तबके को व्यक्ति को ऐसी सहायता चाहिए, तो हम जो दे रहे हैं वो DNSS फाउंडेशन के माध्यम से ही दे रहे हैं। जी। और DNSS फाउंडेशन अभी सिरोही में है, और मेरी संपूर्ण कोशिश है कि पूरे राजस्थान में ही जाए। और मेरे जो भाई बैठे हैं, जैसे नागौर है, क्यूसर है, राजसमंद है, उदयपुर है, जितने भी जिले हैं, उन सब में मैंने संपर्क किए हैं, तो वो भी तैयार है। तो एक मजबूत टीम के साथ में आने वाले समय में आपके साथ बैठ के फिर वापस पॉडकास्ट करेंगे DNSS सेवा संस्था के नाम से। बहुत अच्छी बात है।
और आप ये डीएनएस फाउंडेशन कितने टाइम से चला रहे हो, कब? जी, ये सबसे पहले मेरी जो एक संगठन था वो था राष्ट्रीय गौ सेवा केंद्र। फिलहाल वो उसको मैंने एक साइड में रख के डीएनएसएस फाउंडेशन का निर्माण किया। उसका वो 6 महीने टाइम ऑफ पीरियड हुआ होगा देवनागरी सेवा संस्थान को। और एक और मैं फाउंडेशन जारी करने जा रहा हूँ जिसका मेरे खुद के नाम से ही होगा या फिर कुछ इस प्रकार से नाम होगा जो श्रेय को प्रदर्शित करे। जी, जैसे देवनागरी तो है ही, तो एक ऐसा भी नाम, उस प्रकार से मैं एक और फाउंडेशन का उस फाउंडेशन की तैयारी करने जा रहा हूँ। एक अंतिम सवाल, जी, आप समाज सेवी के रूप में ही कार्य करते रहेंगे या भविष्य में आप राजनीति में भी अपना करियर ऑप्शन चुनेंगे? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। देखो, समाज सेवा तो मैं पहले से कर रहा हूँ, भले मैं छोटा हूँ, बड़ा हूँ, या स्कूल में पढ़ता था तब भी करता था, कॉलेज में पढ़ता था तब भी करता था, और आज जो ये मेरी लाइन है इसमें भी कर रहा हूँ। तो आगे भी समाज सेवा तो करता ही रहूंगा। आपने जो राजनीतिक तरीके से बात की कि साहब समाज सेवा के रूप में ही काम करोगे या फिर राजनीतिक तरीके से भी आप कभी काम काम करोगे, तो साहब आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि राजनीतिक तरीके से काम करने का अवसर अगर प्रदान होता है तो जरूर करूंगा। लेकिन उसके बाद में फिर जनता जनार्दन है वो तय करेगी। एक देखो, समाज सेवा के तौर पे जितना मैं कर रहा हूँ, अगर पब्लिक चाहती है कि समाज सेवा के तौर पे ये कार्य कर रहे और राजनीतिक तरीके से भी करे, तो मैं तैयार हूँ। और आने वाले समय में देखो, भविष्य बताएगा, शानेश्वर जी की कृपा रही तो जरूर करेंगे सर। कुछ ही दिनों पहले शिविर में त्रिशूल दीक्षा हुई थी, उसमें आपकी भूमिका क्या रही? जी, एक बहुत बड़ा संगठन है जिसका नाम है राष्ट्रीय बजरंग दल। उसके हमारे फाउंडर है, संस्थापक है श्री प्रवीण भाई तोगड़िया, जो आज महाकुंभ में बहुत अच्छी व्यवस्था देख रहे हैं। उनके संगठन के द्वारा बहुत नेक कार्य वहां पे किया जा रहा है। सैलानियों को वहां पे खाना, रहना, बैठना सब सुविधा वहां पे उपलब्ध की जा रही है। तो उस संगठन का छोटा सा मेंबर हूं मैं सर। मेरी संगठन में भूमिका है ब्लॉक प्रेसिडेंट की बजरंग दल में। और बजरंग दल त्रिशूल दीक्षा जो आप मुझे अभी बता रहे थे, तो त्रिशूल दीक्षा सब बहनों की सुरक्षा के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए एवं समाज की सुरक्षा हेतु एक त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा आयोजित किया गया था। संपूर्ण भारत देश में होता है, सिरोही में भी हुआ था। तो उसमें मेरी भूमिका जो आप बता रहे हो, भूमिका कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी। जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो मेरे ऊपर जो मेरे सीनियर है, श्री राकेश जी राजगुरु हैं, कुलदीप जी प्रजापति हैं, और संगठन के कई ऐसे बड़े संगठन के कई बड़े आदरणीय भाई साहब जो हैं, उनका भी, उनके माध्यम से ये कार्य हुआ था। और हमारी जो टुकड़ी है, हमारे जो कार्यकर्ता है राष्ट्रीय बजरंग दल के, उनके माध्यम से ये कार्य हुआ था। उनके बजरंग दल के सिरोही जिले के कार्यकारिणी सदस्य हैं, और जो नगर अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष है, उन सब के एक साथ जुट होकर जो मेहनत की थी, उसका कार्यकर्ता है, उनकी सब की मेहनत और लगन से त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम आयोजित हुआ था। और आपने शायद देखा होगा कि सिरोही में सैकड़ों हजारों की पब्लिक आई थी, और सैकड़ों और हजारों लोगों ने त्रिशूल दीक्षा जो है राष्ट्रीय बजरंग दल से ली थी। जी, दिन आप खबरों में देखते होंगे कि देश में बलात्कार वगैरह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कभी न्यूज़पेपर देखते हैं, अधिकतर ये दिखता है उनको। तो इसको आप किस वे में आप बताना चाहोगे, इसको कैसे कम करें, या फिर वुमेन जो सेल्फ डिफेंस है वो कैसे सीखे, अपने महत्व बताइए थोड़ा। देखिए साहब, अभी आकाश जी भाई साहब ने जो सवाल मुझसे किया था त्रिशूल दीक्षा का, तो त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम इसलिए ही हमने किया था, बहनों की सुरक्षा के लिए। एक जो सुप्रीम कोर्ट से पारित है, छोटा सा हथियार आता है, वो बहनों के पास रहे, स्वयं के पास रहे, घर में रहे। आज वर्तमान में स्थिति साहब ये आ गई है कि हिंदू समाज में कई घर ऐसे हैं जहां पे किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं है। देखो साहब, हथियार मैं वो बड़ी लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पूर्वज जो थे, पहले से हमारे घर में लकड़ी हो, डंडा हो, तलवार हो, या इस प्रकार की किसी भी प्रकार की ये चीजें रखते थे। वो इसलिए रखते थे कि कोई असामाजिक तत्व आके हमारी सुरक्षा में ठेस न पहुंचाए, हमारी बहनों की सुरक्षा को ठेस न पहुंचाए, इसलिए हमारे जो पूर्वज है वो रखते थे। आजकल का समय सब ऐसा आ गया है कि असामाजिक तत्वों के साथ में तो हमारे जो साथी है वो घूमते हैं, और फिर भी वो अपने घर में हथियार नहीं रखते। तो मैं तो उन बहनों से भी ये कहना चाहता हूं कि साहब देखो, असामाजिक तत्वों के साथ अगर आपका कोई
बातचीत चल रही है या आप उनसे संपर्क में हो तो साहब छोड़ दीजिए। असामाजिक तत्व आज तक न किसी के हुए न होंगे। और अगर आपको फिर भी देखना है तो साहब आप देख सकते हो बांग्लादेश में आज स्थिति क्या है। तो इस प्रकार से मैं अगर मेरी बात रखना चाहूं, ये देखो ये मेरा खुद का मानना है, दूसरों की सोच मुझे नहीं पता। मेरा खुद का मानना ये है कि प्रत्येक घर में वेपन होना चाहिए। वेपन मीन्स बड़े वेपन्स नहीं, ऐसा कोई वेपन जिससे हम अपने लव जिहाद के चक्कर में ना पड़े। प्रत्येक जिलों और राज्यों में ऐसे कई राज्य हैं जहां पे लव जिहाद वाली शिकायतें आप देखते होंगे, न्यूज में देखते होंगे। जैसे दिल्ली का आप मामला देख लो, महाराष्ट्र का देख लो, तो वहां पे सब कितनी क्रूरता के साथ में बहनों के साथ में ये हो रहा है। फिर भी जो है कहीं ना कहीं हमारी बहनें वहां पे संपर्क में है। तो मैं सब उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ कि साहब आप अगर उनसे संपर्क में हो तो संपर्क तोड़ दीजिए। और मैं आपको ये भी आह्वान करता हूँ कि अगर कोई बहन बेटी अगर ऐसे जिहाद के चित्र में पड़ी है या ऐसे लोगों के संपर्क में है जो उनको ब्लैकमेल कर रही है या इस किसी ऐसे प्रकार का कोई कार्य कर रही, जिसको ब्लैकमेलिंग जैसे कहते हैं आज की भाषा में, ब्लैकमेलिंग का अगर कोई शिकार है तो मैं आपसे आह्वान करता हूं, राष्ट्रीय बजरंग दल और मैं स्वयं आपके साथ में हूं। आप आइए, आप डर के मत बैठिए, आप ये मत सोचिए कि आपके साथ में कोई नहीं है। जो हुआ वो हुआ, आपके साथ में हम स्वयं थे, पहले भी थे, आज भी है, लेकिन आपको आवाज उठानी पड़ेगी तब। क्योंकि बोलते हैं ना मारवाड़ी में एक कहावत है, बोला वरना बगले ही हो गए। तो सब ये है, तो आप आइए मेरे साथ अगर कोई इसी प्रकार की कोई है। से एक व्याख्या बनाई वो मैं आपको बताता हूँ। कलयुग का अर्थ ये है कि माता यानी जो माँ अपने साथ रहनी चाहिए वो आपको आज रोडों पे मिलेगी। आप मैं आपको उदाहरण देके बोल रहा हूँ, गौ माता जिसे हम अपनी माता मानते हैं वो आज कचरा खा रही है। बिल्कुल। आज हमारी खुद की माँ जो हमें जन्म देती है, जो हमें बड़ा करती है, आज वो हमारे बेटों के होने के बावजूद वो आश्रम में जा रही है। बिल्कुल साहब। जो भू माता है, जो हमारी धरती माता है, आज हम क्या करें, गुटके वगैरह खा के वो 5 रुपए का कचरा खाकर के वहां पे थूक रहे हैं। बिल्कुल। गंगा माता जो सबसे पवित्र नदी है, जिसे हम अपनी माता मानते हैं, वो यह दूषित है। तो यही वो बात है कि जिसे हम अपनी माँ मानते हैं, आज हम उसी के सगे नहीं है। 130 करोड़ की आवामी जनता है, ये कुछ भी कर सकती है, मगर इस देश में गाय सुरक्षित नहीं है तो फिर लोगों की तो क्या गारंटी दे। बिल्कुल साहब, आपके जैसी सोच प्रत्येक व्यक्ति की नहीं है, इसीलिए ये हो रहा है। जब भी आपके जैसी सोच प्रत्येक व्यक्ति की हो जाएगी, तब गाय माता को फिर से उस मंदिर में बिठाएंगे अपन। जी। तो आप जिस समाज से आते हैं जी, ठीक है, ऐसा कहते हैं कि शुरू में वो बहुत पिछड़ा है जी, तो आप क्या चाहते हैं कि आपका समाज वहां पे और आपकी क्या भूमिका रहती है? देखिए साहब, पीछे तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि पीछे है, क्योंकि पीछे उसको माना जाता है जो आज भी गरीबी की लाइन से नीचे है। तो ऐसा तो नहीं है साहब, क्योंकि रावल समाज में कई उद्योगपति है, बाहर फैक्ट्रियां हैं उनकी। और अपने सूर्य की बात करते हैं, सूर्य में कई सारे हैं जो उद्योगपतियों की लिस्ट में आते हैं और अच्छा खासा उनके पास में धन भी है। तो अच्छे व्यक्ति ऐसा कोई नहीं है कि पिछड़ा वर्ग है, लेकिन ये आपकी एकदम सत्य बात है कि राजनीतिक तरीके से बहुत पीछे जो सिरोही की राजनीति है उसमें आप मेरे समाज रावल समाज का आप अगर देखोगे तो गिने चुने एक दो बंदे मिलेंगे जी। भले आप समाज सेवा के रूप में भी देख लो या फाउंडेशन के रूप में भी देख लो या किसी भी प्रकार से ऐसे जिससे एक समाज का नाम रोशन होता है, तो उसमें काफी पीछे है सब। लेकिन धन की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है सब, ठीक है जी। और जो मेरे समाज के जो भाई हैं उनको आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर आपका पॉडकास्ट कोई रावल भाई मेरा देख रहा है, तो अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थितियों में समाधान नहीं मिल रहा है कि आपको जैसे मेरे रावल समाज का कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति अगर आपका पॉडकास्ट देख रहा है और उसे लगता है कि अतुल रावल आपकी कुछ मदद कर सकता है या अतुल रावल के कहने पे आपका कुछ काम हो सकता है, तो मैं मेरे समाज के साथ हमेशा हूँ। और समाज को मैं रावल समाज, मेरा जो रावल समाज है उनको मैं ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि साहब आप बाहर जाके फैक्ट्रियां तो बना सकते हो, पैसे भी अच्छे कमा सकते हो, लेकिन एक राजनीतिक रूप में भी तो रावत समाज का डंका बजना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप भी इस मुहिम में आइए और एक राजनीतिक तरीका ही नहीं हो सकता, एक समाज सेवा के रूप में भी, क्योंकि साहब लोग आपको देखेंगे कि कौन है तो कि सब रावल है। तो सामाजिक तरीके से ऐसे भी आप
मैं रावल समाज के प्रत्येक ऐसे बंधुओं को कहना चाहूंगा कि आज जो मेरे साथ है, मेरे साथी आकाश भाई रावल,